दिल्ली के भीड़ भाड़ और शोरगुल वाले पीरागढ़ी वाले इलाके में किंग क्राउन बैंकेट हॉल से एक पतला दुबला लड़का बाहर निकलता है। वह इस समय काफी ज्यादा मायूस था। उस लड़के के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी एक गहरा धक्का लगा हो। उस लड़के के एक हाथ में सैमसंग का कीपैड वाला मोबाइल था। वह गुमसुम लड़का भीड़ वाले इलाके को पार करके एक खाली रोड पर चलने लग जाता है। उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उस लड़के को इतना मायूस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा निकाल ली हो। उसी रोड पर दूसरी तरफ से एक प्यारी सी लड़की उसी लड़के की तरफ आगे बढ़ रही थी। उस लड़की ने अपने 2 छोटी बनाई हुई थी और हरे रंग का सलवार सूट पहने हुए थे। उस लड़की ने अपने चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी मेकअप नहीं कर रखा था, फिर भी वह देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। उस लड़की की आंखों में किसी भी तरह का कोई भी मेकअप नहीं कर रखा था, फिर भी वह देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। उस लड़की की आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। इस लड़की का नाम मनीषा था और इसकी उम्र 16 साल थी। वही उसी रोड पर एक काले रंग की टोयोटा अर्बन क्रूजर खड़ी थी। उस गाड़ी के अंदर 4 इंसान बैठे थे जो काफी ज्यादा हट्टे कट्टे दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वे मंझे हुए मार्शल आर्टिस्ट थे। ड्राइवर के बगल में बैठे वाले इंसान के हाथ में एक फोटो थी। वह इंसान पहले तो फोटो को देखता है और फिर सामने से चलते आते हुए उस लड़के को देखता है। थोड़ी देर तक ध्यान से देखने के बाद वह इंसान ड्राइवर की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हिलाता है। उस ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ इंसान इनका बॉस था। अपने बॉस से हाँ सुनने के बाद सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उनके चेहरे की मुस्कान छुपाए नहीं छुप रही थी। उस लड़के की तरफ बढ़ते हुए वह लड़की अपने हाथ को ऊपर करके हिलाती है और चिल्लाते हुए उस लड़के को बोलती है, आरव भैया। जी हाँ, इस लड़के का नाम आरव था। मनीषा के बोलने के बाद भी आरव कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। आरव को ऐसा करते देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसे मनीषा की आवाज सुनाई नहीं दी। मनीषा को भी यही लगता है जैसे आरव ने उसकी आवाज नहीं सुनी, इसलिए वह 2-3 बार और चिल्लाती है, लेकिन हर बार आरव की यही प्रतिक्रिया रहती है। अब मनीषा को अपने भाई आरव की चिंता होने लगी थी, इसलिए वह तुरंत अपने भाई आरव के पास जाने लग जाती है। मनीषा ने आरव की तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और वे जोर जोर से गरजने लग जाते हैं। वह लड़का अभी भी बेसुध हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी आसमान से एक बिजली जमीन पर गिरने लगती है। उस बिजली ने गिरने से पहले एक भयंकर गड़गड़ाहट कर दी थी। उस बिजली का शोर पूरे रोड पर सुनाई दे रहा था। उस बिजली की जोर की गड़गड़ाहट से आरव भी अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। आरव तुरंत अपनी गर्दन ऊपर करते हुए आसमान की तरफ देखता है, लेकिन आरव जैसे ही आसमान की तरफ देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन जमीन पर गिर जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बिजली सीधा आरव के ऊपर गिर रही थी, जिससे वह काफी ज्यादा डर गया था। डर के मारे आरव के पैर वहीं पर जाम हो जाते हैं। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों को किसी ने जोर से जकड़ लिया हो। हालांकि इस रोड पर आरव, मनीषा और उस काली गाड़ी में बैठे लोगों के अलावा कोई नहीं था। गाड़ी में बैठे हुए 4 मार्शल आर्टिस्ट भी यह देखकर दंग रह जाते हैं। थोड़ी देर पहले उनके चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब भी उनके चेहरे पर एक खौफ दिखाई दे रहा था। आरव की बहन मनीषा भी यह देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वह वहीं पर गिर जाती है और वह चिल्लाते हुए तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। उस चीख को सुनने के तुरंत बाद आरव जैसे ही उस दिशा में देखता है तो वह वहां पर अपनी बहन को पाता है, जो जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं। अपनी बहन को देखने के बाद आरव जैसे अपनी बहन की तरफ आगे बढ़ने के लिए जबरदस्ती अपने पैर को उठाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर वह बिजली गिर जाती है। उस बिजली के आरव से टकराने के तुरंत बाद चारों तरफ धूल का गुब्बार फैल जाता है। गाड़ी में बैठे वे चारों लोग
दंग रह जाते हैं। उनका मुंह हैरानी में खुला का खुला रह जाता है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने अभी अभी किसी के ऊपर बिजली गिरी और वह मौत को प्यारा हो गया। अपने भाई की मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर उस रोड पर बैठी लड़की की आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं और वह दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है। मनीषा इतनी जोर जोर से रो रही थी कि उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। माता पिता की मौत के बाद उस लड़की का उसके बड़े भाई ने ही उसका ख्याल रखा था। उस गाड़ी में बैठे लोगों की आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही सामने से धुएं का गुब्बार हटता है तो वह अपने सामने के दृश्य को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी जोर की बिजली गिरने के बाद भी आरव की मौत नहीं हुई थी। आरव अब जमीन पर गिरा हुआ था। उसके शरीर से पानी की तरह खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वह मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। सामने के नजारे को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। मनीषा भी अपने भाई को जीवित देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वह अपने मन को काबू करते हुए तुरंत खड़ी होती है और दौड़ते हुए अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई के सिर को उठाकर अपनी गोद में रख लेती है और रोने लग जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए लोगों से मदद मांगती है। यहाँ कोई है क्या? कृपया हमारी मदद करो, प्लीज मेरे भाई को कोई हॉस्पिटल ले चलो। गाड़ी में बैठे हुए लोग भी उस लड़की की चीखें सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और ड्राइवर तुरंत गाड़ी के गियर को डालते हुए आरव और मनीषा की तरफ गाड़ी दौड़ाने लग जाता है। मनीषा अपने भाई के बगल में पड़ा हुआ उसका फोन देखती है और वह तुरंत उसको उठा लेती है और तुरंत अपने भाई की बीवी को फोन कर देती है। रिंग और तुरंत अपने भाई की बीवी को फोन कर देती है। रिंग जा रही थी, लेकिन सामने से कोई भी फोन को नहीं उठा रहा था। मनीषा 2-3 बार अपनी भाभी को कॉल मिलाती है, लेकिन सामने से कोई भी फोन नहीं उठाता, जिससे वह और ज्यादा घबराने लग जाती है। लेकिन तभी उसके बगल में एक काली रंग की टोयोटा अर्बन क्रूजर आकर रुकती है और उस गाड़ी में से तुरंत वे चारों मार्शल आर्टिस्ट उतरते हैं। ड्राइवर के बगल वाली खिड़की में से वही इंसान उतरता है जिसके हाथ में आरव की फोटो थी और वह तुरंत नीचे उतरकर आरव की तरफ हड़बड़ाते हुए आगे बढ़ने लग जाता है और आरव के पास जाकर तुरंत आरव के चेहरे को थपथपाते हुए कहता है, छोटे मास्टर उठिए। उस इंसान का नाम शक्ति था, लेकिन इस समय वह अपने नाम से बिल्कुल विपरीत व्यवहार कर रहा था। तभी पीछे खड़े वे दोनों इंसान आगे बढ़ते हैं और आरव के शरीर को उठाकर गाड़ी में रखने लग जाते हैं। तभी गाड़ी का ड्राइवर शक्ति को सहारा देते हुए खड़ा करता है और उससे कहता है, भाई आप चिंता मत कीजिए, छोटे मास्टर को कुछ भी नहीं होगा और वैसे भी आपको अभी हौसला रखना होगा, छोटे मास्टर की बहन भी तो यहाँ पर है। उसे ड्राइवर की बात सुनने के तुरंत बाद शक्ति अपने चेहरे से अपने आंसू पोंछता है और मनीषा की तरफ आगे बढ़ता है और मनीषा से कहता है, मैडम आप चिंता मत कीजिए, हम छोटे मास्टर को बचाकर रहेंगे। इस समय मनीषा अपने भाई की हालत से काफी ज्यादा दुखी थी, इसीलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और वह शक्ति के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए शक्ति से कहती है, भाई प्लीज मेरे भाई की मदद करो, भाई प्लीज, उसे काफी ज्यादा चोट लगी है, उसे हॉस्पिटल ले चलो। शक्ति उस बहन के दर्द को समझ रहा था, इसलिए वह मनीषा को भी गाड़ी में बैठता है। उनके गाड़ी में बैठने के तुरंत बाद ड्राइवर गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ाने लग जाता है। इस समय उनकी गाड़ी हवा से बातें करते हुए दिल्ली के रोड पर दौड़ रही थी। 15 मिनट के अंदर वे सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के तुरंत बाद शक्ति गाड़ी से उतरता है और आरव को गाड़ी में से उतारते हुए अपनी गोद में उठा लेता है और चिल्लाते हुए हॉस्पिटल में घुस जाता है। आरव का शरीर इस समय खून से भरा था, जिस वजह से शक्ति के कपड़ों पर भी आरव का खून लग जाता है। शक्ति के हॉस्पिटल में घुसने के तुरंत बाद और उसके चिल्लाने की वजह से सभी लोग शक्ति की तरफ
देखने लग जाते हैं। लेकिन शक्ति के हाथों में खून से भरे एक इंसान को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस दृश्य को देखने के तुरंत बाद वार्ड बॉय स्ट्रेचर को लेकर आते हैं। डॉक्टर भी आरव की ऐसी हालत को देखकर तुरंत उनको आईसीयू में आने को कहता है। डॉक्टर की बात सुनने के तुरंत बाद वार्ड बॉय स्ट्रेचर को आईसीयू की तरफ ले जाने लग जाता है। आरव को आईसीयू में ले जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर आईसीयू में जाने लगता है तो तुरंत मनीषा डॉक्टर के पास आकर हाथ जोड़कर रोते हुए उससे कहती है, डॉक्टर प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। मनीषा की बात सुनने के बाद डॉक्टर मनीषा के कंधे पर हाथ रखते हुए मनीषा को सांत्वना देता है और उससे कहता है, देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। इतना कहने के बाद डॉक्टर आईसीयू में चला जाता है। डॉक्टर आरव को देखकर एक गहरी सांस लेता है और फिर तुरंत आरव के घावों को देखने लग जाता है। डॉक्टर आरव को काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आरव का शरीर बहुत सी जगहों से फटा हुआ था। बिजली की वजह से आरव का मांस ऐसा लग रहा था जैसे वह मांस पका हुआ है। डॉक्टर भी इस तरह के केस को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन वह डॉक्टर तुरंत सीनियर डॉक्टर को बुलाते हुए आरव का इलाज करने लग जाता है। इस समय आरव का ऑपरेशन 4 डॉक्टर मिलकर कर रहे थे। आरव का ऑपरेशन लगभग 5 घंटे तक चलता है और फिर आईसीयू के ऊपर की हरी लाइट ऑन होती है, जिसके बाद आईसीयू में से एक के बाद एक 4 डॉक्टर निकलते हैं। इतनी देर से इंतजार करने की वजह से शक्ति का माथा गर्म हो जाता है और वह गुस्से में एक डॉक्टर का गिबान पकड़कर गुस्से में उस डॉक्टर से कहता है, देख डॉक्टर, कुछ भी करके छोटे मास्टर को ठीक कर, वरना उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। शक्ति की धमकी सुनाने के तुरंत बाद डॉक्टर के माथे से पसीना बहने लग जाता है। डॉक्टर शक्ति से इतना ज्यादा डर गया था कि वह अपने माथे का पसीना भी नहीं पोंछ पा रहा था। तभी बाकी के डॉक्टर उन दोनों के बीच में आते हुए शक्ति को शांत करते हुए कहते हैं, देखिए आपके छोटे मास्टर बिल्कुल ठीक है। उनका ऑपरेशन करने के बाद हमें पता चला कि उन्हें बिजली का झटका लगा है। इस वजह से वह कोमा में चले गए हैं और उन्हें कोमा से बाहर आने में 1 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी, 1 साल या फिर उससे ज्यादा समय भी। लेकिन आपके छोटे मास्टर खतरे से बिल्कुल बाहर है। उस डॉक्टर की बात सुनने के बाद शक्ति थोड़ा शांत है, लेकिन कोमा की बात सुनने के बाद शक्ति मायूस हो जाता है। तभी दूसरा डॉक्टर शक्ति से कहता है, और हाँ, एक बात और, ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उनके शरीर में खून की कमी हो गई है, इसलिए हमें जल्द से जल्द किसी ब्लड डोनर की सहायता चाहिए, या फिर आप जल्द से जल्द जाकर ब्लड बैंक से खून की मांग कीजिए। दूसरे डॉक्टर की इस बात को सुनने के तुरंत बाद शक्ति उस डॉक्टर की तरफ ध्यान से देखते हुए उसे बड़ी ही गंभीरता से कहता है, आपको किस ग्रुप का खून चाहिए? जिस पर डॉक्टर भी शक्ति की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, ए पॉजिटिव। आरव इतना ज्यादा उदास क्यों था? आखिर बिजली का झटका लगने के बाद भी आरव जिंदा कैसे बच गया? मनीषा के बार बार कॉल करने के बाद भी उसकी भाभी ने फोन क्यों नहीं उठाया? आखिर आरव इन चारों मार्शल आर्टिस्ट का क्या लगता है? क्या शक्ति को खून मिल पाएगा?